नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, आप सबके बीच में ना यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। और टुडे, जी हाँ, टुडे जो सेशन है बहुत मस्त है। ओके, यहाँ पे देखो, मैंने कहा ना जितने दिन बचे हो उतने ही मैराथन यहाँ पे होंगे। अब आज के सेशन में फर्स्ट हम करेंगे हिंदी टेस्ट। बहुत बढ़िया होता, मस्त क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब, क्या बात है। ठीक है, चलो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है भैया। ओके जी, चलिए अभी देखो, उसे मृत्युदंड की सजा हुई या फिर बात करते हैं विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, या फिर मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है। ओके, सो फर्स्ट फटाफट आप यहाँ पे गेस्ट करेंगे, देन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर्स क्या होगा। पहला और तीसरा, पहला तीसरा चौथा, तो सही आंसर्स की बात करें ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। ऑब्वियसली क्यों, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों के चारों क्या है? अशुद्ध है। उसे मृत्युदंड की सजा हुई, तो उसे भैया मृत्युदंड की क्या हुई? सजा हुई। ये भी क्या है? रॉन्ग है। अभी देखो यहाँ पे ये जो करेक्ट है आपका शुद्ध वाक्य कैसे बन सकता है, ऑब्वियसली आपके सामने है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम्स में आए हुए सारे ऑब्वियसली क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, एक साइड में अशुद्ध वाक्य है, एक साइड में शुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य की उसे मृत्युदंड की सजा हुई, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसे मृत्युदंड मिला। विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल है, इसका शुद्ध वाक्य होगा विंध्याचल पर घने जंगल है, ये नहीं कि पर्वत पर घने जंगल है, गलत है। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, तो ऐसे करेंगे, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ये शुद्ध वाक्य, वो अशुद्ध है। फिर है मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। मेरे को के स्थान पे क्या आएगा? मुझे उससे बात करना पसंद नहीं है। ठीक है ना, ऑब्वियसली ये इधर के उधर इन्होंने क्या किए हुए हैं, इसमें अशुद्धता फैलाई हुई है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, मैंने आपको बता दिया है करेक्ट आंसर्स क्या होगा। ध्यान से देख लो, लेखपाल मेन एग्जाम्स 2022, यानी कि यही आपका यूपी ट्रिपल एससी से ही सारी चीजें ऑब्वियसली जुड़ी हुई है। ठीक है ना। सेकंड है, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य में किस भाग में अशुद्धि है? अभी देखो, आज की सभा में अनेकों लोग क्या थे भैया? उपस्थित थे। अगर मैं सही बात बताऊं, करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा, आज की सभा में अनेकों लोग की जगह क्या होगा? अनेकों की जगह होगा भैया अनेक लोग उपस्थित थे। तो यहाँ पे जो अनेकों लोग है ना, ये अनेकों लोग, सी ऑप्शन, यही हमारा क्या है? त्रुटि वाला पार्ट्स है। तो यहाँ पे आज की सभा में अनेकों लोग नहीं कहेंगे, कहेंगे आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, ऐसे कहेंगे। ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट है स्क्रीन पर कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, ये बताना है। सही, देखो क्या रामायण ऐसे बनता है? नो भैया, रामायण ऐसे बनता है? बताओ, क्या भाग्यमान ऐसे बनता है? बताओ, भाग्यवान बनता है वो। ओके, सही बताना है। क्या वाल्मीकि ऐसे बनता है? नॉट, गलत। ठीक है जी हाँ, ये जो यहाँ पे लाला ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल वर्तनी सही है इसकी। ठीक है, चलो आप इधर देख सकते हो, जैसे मैंने कहा भाग्यमान नहीं होता, वो भाग्यवान होता है। मैंने कहा वो रामायण नहीं होता, वो रामायण होता है। मैंने कहा वाल्मीकि ऐसे नहीं बनता, वाल्मीकि ऐसे बनता है। ठीक है भैया, आपके सामने है ना, आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। और बहुत बेहतरीन मस्त यहाँ पे सेशन है, सीरीज है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आपके सामने कुछ शब्द है, आपको विचार करने। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, सॉरी जो है कौन कौन से इसमें जो शब्द है वो शुद्ध है या फिर यहाँ पे अशुद्ध है, ये हमें बताना है। और वो कैसे हम बताएंगे? जब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलो अधोगति, तो अधोगति की बात करते हैं। उज्ज्वल, देखो उज्ज्वल ऐसे बनता है, उ आधा जा जा वाला, ठीक है ना, इस तरह से बनता है, दोनों जा आधे ही रहते हैं। और भैया अधोगति, ये जो ता है इस पे छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है ना, इस तरह बनता है। ऑब्वियसली यहाँ पे हम बात करें विस्मरण और हितैषी, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 3 और 4 यहाँ पे, और जो हमारा ऑप्शन सी है वो राइट है। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो अधोगति ऐसे बनता है और उज्ज्वल ऐसे बनता है, आपके सामने है, कोई डाउट्स नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सारी चीजें आपको डिफाइनली अच्छे से बताई जाएगी। नेक्स्ट है व्याकरण की दृष्टि से बात करें। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तूने कहाँ जाना है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ठीक है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है भैया, ये हमें बताना है। क्या बात है, मजा आ गया, एकदम बढ़िया सेशन है। ठीक है जी, चलो फटाफट तो अभी देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं।
देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है और यहाँ पे ये 4 है, देन ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन है हमारा। ठीक है जी, आगे 5 का सी आंसर राइट होगा। 5 का शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये करेक्ट है। तूने कहाँ जाना है नहीं होगा, तुम्हें कहाँ जाना है ऐसे होता। श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऐसे शुद्ध होना चाहिए था। यहीं पे उसका प्राण अपखेरु उड़ गया, ठीक है ना, उसके प्राण, इस तरह से। तो 5 क्वेश्चंस आप वैसे देख भी सकते हैं, इधर अशुद्ध वाक्य है, इधर शुद्ध वाक्य है। तो उसका प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ओके, यहाँ पर शुद्ध दिए हुए, उधर अशुद्ध है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सारी चीज यहाँ पे आपकी क्लियर है। देन आगे 6 क्वेश्चन है, आगे स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्त यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट है, तुम रात को कहानी सुनाए, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। देखो ऐसे कहते हैं कि तुम रात को कहानी सुनाए, तो तुम ये गलत होगा, ऐसे थोड़े कहते हैं तुम रात को कहानी सुनाई, ऐसे बोलते हैं ना तुमने रात को कहानी सुनाई, ऐसे ही तो बोलते हैं कि तुमने रात को कहानी सुनाई, से थोड़े कहते हैं तुम रात को कहानी सुनाई। ये कहाँ से कैसे शुद्ध हुआ, नहीं ना, इसलिए तुम फर्स्ट यहाँ पे। ओके, आगे 7 क्वेश्चन है स्क्रीन पर, बेहतरीन मस्त यहाँ पे। मेरे को पुस्तक चाहिए, इस वाक्य में कौन सा भाग गलत है बताना है। मेरे को पुस्तक चाहिए, इस वाक्य में भाग गलत है। अबे भैया ऐसे कौन कहता है कि मेरे को पुस्तक चाहिए, ठीक है ना। सही शुद्ध वाक्य होगा व्याकरण की दृष्टि से, मुझे पुस्तक चाहिए। ओके, यहाँ पे सिटी वाले ये थोड़ा कि जो बोले वही बोल दे, नो भाई, ग्रामर है इसमें, तो फुल रूल्स के थ्रू ही आपकी व्याकरण टिकी हुई है। ओके, क्लियर है। तो मेरे को पुस्तक चाहिए ये नहीं कहेंगे, मुझे पुस्तक चाहिए, तो यहाँ पर तो त्रुटि है मेरे को वाले भाग में। ओके, और देखो यूपी ट्रिपल एससी जेई टेक्निकल 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से बच के सही से। वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडर हो गया है, यहाँ पे वह अब, ऑप्शन सी ये सही है। वह अब नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे क्या कहेंगे, वह किला जिसे तुमने देखा था उसे क्या कहेंगे, अब वह खंडर हो गया है। ठीक है ना, ये नहीं कहेंगे वह अब खंडर हो गया है। सही शुद्ध वाक्य होगा कि वह किला जिसे तुमने देखा था अब वह क्या हो गया है भैया, खंडर हो गया है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट होगा। यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि आपको दिखे भी क्वेश्चंस कहाँ से आया हुआ है, कहाँ से नहीं, किस तरह से, किस माध्यम से, इस वजह से इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको लिया हुआ है। नेक्स्ट है, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। देखो हम और तुम श्याम को अवश्य जाना है, तो यहाँ पे त्रुटि किस भाग में, हम और तुम भाग में है, हम और तुम भाग में त्रुटि है। हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। क्या कहेंगे भैया, हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। आप हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना, ये यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, अब ये बताना है। इसमें भैया शुद्ध वाक्य कौन सा है, एक मिनट। निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य, तो आकाशवाणी से समाचार प्रकाशित होता है, गलत है। माँ बच्चा दोनों ही गायब हो गए, भारत और नेपाल के बीच घोर संबंध है, दीपावली की घटना पर अवश्य आना। तो यहाँ पे बेस्ट हमारा आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, माँ बच्चा दोनों ही क्या हो गए, गायब हो गए। ये शुद्ध है। अब ये अशुद्ध क्यों है, मैं यहाँ पे ये भी दिखा देती हूँ। देखो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित होते, ये यहाँ पे हमारा शुद्ध वाक्य होगा। भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध है, ओनली ये नहीं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध है, सॉरी नेपाल के बीच संबंध है, घनिष्ठ भी लगाएंगे, दीपावली पर अवश्य आना। ओके, तो इस तरह हमारे शुद्ध वाक्य हैं। फाइनली अब टेस्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स का स्टार्ट होता है, तो देन आप रेडी है, बिल्कुल आई एम रेडी। ओके, चलो तो फटाफट 10 क्वेश्चन हम इसके करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे जीके जीएस की ओर। ठीक है, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ब्लैंक किस पर डिपेंड है। देखो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, आपको पता है जो अपना भारत है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अत्यधिक जनसंख्या आपको पता है गांव में जो है निवास करती है। ऑब्वियसली भारत क्या है, एक गांव का क्या है, देश है। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे भैया गांव या विलेज है, और जो गांव में यहाँ पे बंदे रहते हैं इतने जो है अमीर नहीं हैं। अगर बात करें हम
मानी क्या है, मिक्सचर है। अगर हम बात करें यहाँ का जो व्यवसाय है वो मोस्टली क्या है, आपकी कृषि है। ओके, तो क्या है, कृषि। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर है, तो भैया उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा गांव है, विलेज है, तो उत्तर प्रदेश भी किस में हुआ आपका, तो ये भी कृषि पे ही आएगा। ओके, चलो, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा। और देखो यूपी SSS लेखपाल एग्जाम, ओके, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अभी अगर हम बात करते हैं, देखो थोड़ी बात कर लेते हैं। एक्चुअली 1960 के दशक में ना हरित क्रांति के कारण एक गेहूं दान की जो है उच्च यहाँ पे पैदावार बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई की इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। आपको पता है पहले यहाँ पे अगर हम बात करें खाने पीने की, देन जो हम खेती करते हैं कृषि में, ठीक है, कि भैया ये आपकी हरी सब्जियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें, धान वान सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जो भी हम उगाते हैं खाते पीते हैं। तो यहाँ पे इसको देखते हुए एक हरित क्रांति चलाई गई 1960 के दशक में। ओके, तब से यहाँ पे खाद्यान्न को लेकर के इसमें बहुत वृद्धि, और ये हरित क्रांति क्यों चलाई, जिससे कि यहाँ पर जो आपका खाद्यान्न उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो सके, उसका अच्छा विकास हो सके, और हुआ भी और हो भी रहा है, आपको पता है ना। और भैया आज के टाइम में तो इतना बढ़िया विकास कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या ही गए कि जो लौकी होते हैं या फिर कद्दू वगैरह होते हैं जो उगाते हैं ना, तो भैया 2 दिन में ना इतनी बड़ी कर देते हैं लौकी को, ठीक है। वो क्या करते हैं, दे ठोक के इंजेक्शन, ठीक है। तो ऐसा भी मत करो, ज़्यादा भी दवाइयाँ मत डालो इनमें, नेचुरल तरीके से आप इन्हें, क्योंकि आज के टाइम में ओनली पैसा ही सबके लिए क्या है, एक उच्च माध्यम बन गया है, ठीक है। आप वो सब्जी को चाहे कैसे भी यहाँ पे पकाए, बस उसे पकानी है और उसे अगले दिन भैया सब्जी मंडी में, यानी कि आज उसने यहाँ पे बॉईल लगाई, ठीक है, और भैया 2-4 दिन के अंदर अंदर ना वो यहाँ पे बाजार में बेच जो है मंडी में उसको शेयर करने वाला है। तो अब देखो बंदा क्या करता है यहाँ पे सब्जी के साथ में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सा, मैंने कहा यहाँ पे अगर हम अपने भारत की बात करते हैं, मुख्य रूप से 3 फसलें यहाँ पे पाई जाती है। एक रबी की है, खरीफ है और जायद है। रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर और क्या है आपका जौ आते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शंस क्या होगा, बेस्ट होगा। नो ये ऑल सभी नहीं, ओनली ए ऑप्शंस राइट होगा। देखो रबी की फसल की बात करते हैं तो आपको पता है, मैंने बताया था अक्टूबर नवंबर में यह बोई जाती है और मार्च अप्रैल में यह काट ली जाती है, इसे याद रखिए, मैंने इसके ऑप्शंस भी बताए हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ये यूपी SSS पैट 2021 में, ओके, जब आपका 2021 शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन ये आया हुआ है, देख लो, खुद आपके सामने है, खुद आपके सामने है सब कुछ प्रूफ। चलो अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है यहाँ की, तो इसकी स्थापना पूछे तो भैया 1951 में हुई थी। और यहाँ पे CSO मुख्यालय इसका कहाँ पर है भैया, न्यू दिल्ली में है, ये आपकी जो है शॉर्ट फॉर्म है। यह संगठन सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार को क्या है, अधीन है। तो यह मंत्रालय किसके तहत अधीन है, यहाँ पे भारत सरकार के तहत यह चीजें अधीन की गई है। इसकी स्थापना कब होती है ये मैंने बताया हुआ, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का न्यू दिल्ली में। तो ये कुछ पॉइंट से याद रखना है। अभी देखो कितना बेस्ट क्वेश्चन आया है हमारा कि फेमा की भैया फुल फॉर्म बतानी है। एक्चुअली फेमा की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे जो है मैनेजमेंट एक्ट, यहाँ पे इसके क्या होते हैं फुल फॉर्म, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जान लेते हैं। अभी अगर फेरा, देखो एक फेमा है एक फेरा, इससे पहले भैया फेरा था, इससे पहले यह एक्ट यहाँ पे क्या था, फेरा था, फिर बाद में देन इसको फेमा कर दिया गया। अभी देखो फेरा, अगर फेरा की पूछे फेरा या फिर फेमा है, अब आप कहेंगे हमने तो फेमा याद किया हुआ था, लेकिन एग्जाम में तो फेरा टपक पड़ा। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हम फेरा भी समझाएंगे और भैया फेमा भी समझाएंगे। फेरा की कैपिटल यहाँ पे देखो क्या बनेगी, फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे रेगुलेशंस एक्ट 1973 के तहत, ओके। इसको फिर 2002 में, फिर इसको 2002 में देखो 1973 में तो ये था, फिर 2002 में फेमा एक्ट, ये आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में बदलकर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया गया। तो पहले फेमा फेरा था, फेरा की पूछे तो फुल फॉर्म बता दिए और साथ में फेमा की भी। आगे स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है, ठीक है भैया। 5 क्वेश्चन से बेस्ट यहाँ पे वो होती है चावल की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए होती है भैया, चावल की खेती के लिए यहाँ पर
सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। ओके, आपको पता है जब आप तो अगर विलेज से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है आपके सामने। ओके, आपको पता है कि जब आप यहाँ पे धान वगैरह इसकी खेती लगाते हैं, चावल वगैरह की, तो आपको पता है इसमें कितना पानी चाहिए होता है। और मोस्टली यह खेती भी आपकी बरसात टाइम में ही होते हैं। कुछ मानसून हम पे क्या रहते हैं बढ़िया तरीके से जो है कहते हैं ना कि इंद्र देवता हम पर क्या हो रहे हैं, मानसून हमारे पर खुश है कि हाँ भैया इन्होंने जो है मुंजी लगाई हुई है, खेत वगैरह जो है खेत में कृषि में, और भैया बढ़िया से बारिश करते रहो। ठीक है, कृषि विपणन की व्यवस्था में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए 3 नीतिगत उपाय कौन से हैं ये बताना है। स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। ठीक है जी हाँ, ये सभी मोस्टली। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, आयात पर कर ब्लैंक का एक एग्जाम्पल है। आयात पर कर व्यापार की शर्तों, ऋणाधार व्यापार अवरोध और विदेश व्यापार। तो 7 क्वेश्चंस की बात करें व्यापार अवरोधों, सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। देखो व्यापार अवरोध, आयात पर कर का एक उदाहरण क्या है? आयात पर कर यानी कि व्यापार अवरोध। देखो आयात निर्यात आपका, आप जो है अगर आपके देश में कुछ चीज़ें नहीं है, मोस्टली वो आपको चाहिए, तो आप दूसरे देश से है ना मंगाते हैं। देन अगर आपके देश में वो चीज़ें हैं और दूसरे देश को चाहिए तो आप उसका व्यापार करते हैं, तो ये चीज़ें आयात निर्यात आपकी कहलाती है। क्लियर है? तो व्यापार अवरोध यहाँ पे आपको पता है कि इसमें अवरोध भी पैदा हो सकती है कि भैया वो उसको किस तरह की चाहिए, या फिर आप यहाँ से किस तरह का माल भेज रहे हैं, या फिर आपको किस तरह का माल चाहिए वो किस तरह का दे रहे हैं। बहुत सारे व्यापार में अवरोध भी पैदा हो सकते हैं। तो इस वजह से आयात पर कर का एक उदाहरण यहाँ पर ये व्यापार अवरोध, इसलिए कर वर इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे लगाई हुई है। देखो व्यापार अवरोध अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा प्रेरित प्रतिबंध होते हैं। व्यापार अवरोध के अंतर्गत आयात लाइसेंस, आयात कोटा, शुल्क ये सब आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि कुछ भी लेंगे तो भैया पहले सारी चीजें तो दिखानी होगी, है ना, तभी तो ले पाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे 8 क्वेश्चन से, जब हम चीनी या गुड़ का उत्पादन करते हैं तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुसार किस प्रकार के क्षेत्र की गतिविधि है? देखो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, 3 क्षेत्र आपके माने जाते हैं। प्राथमिक जो है फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे मोस्टली। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, ये हमें बताना है भैया। तो यहाँ पर ये आपका सेकंड क्षेत्र में आएगा। बात करते हैं किसकी? चीनी और गुड़। देखो चीनी और गुड़ सेकंड। अब हम बारी बारी से प्रथम, द्वितीय और तृतीय तो तीनों को समझेंगे। ओके चलो, प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में गतिविधियों को सीधे प्राकृतिक संसाधनों से यूज किया जाता है। सीधे प्राकृतिक, अब कृषि है भैया, कृषि आपको पता है जमीन नेचुरल है, आपने थोड़ा ही ना जमीन को गढ़ा है, धरती को नेचुरल आपको मिल रही है, बस जो आप उगा रहे हैं वो सेकंड थर्ड में फिर चला जाएगा जो आप यहाँ पे उगा रहे हैं। खनन है, सही मत्स्य है यहाँ पे मछली वगैरह, नेचुरली सर्च पालन वगैरह, वन यहाँ पे डेयरी आदि इस क्षेत्र के तहत आते हैं प्राथमिक। अब देखो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं? कृषि, अब कृषि में अगर हम भैया यहाँ पे गेहूं उगाएंगे, धान उगाएंगे, गन्ना उगाएंगे तो ये सेकंड क्षेत्र में आएंगे। और अब हम इनसे यहाँ पे क्या क्या बनाएंगे, ठीक है ना, कि भाई क्या बना रहे हैं क्या नहीं, किस किस तरह की कि भाई इतने आइटम बना रहे हैं, वो आपके थर्ड क्षेत्र में चले जाएंगे। सेकंड क्षेत्र इसमें भी उद्योग शामिल है, जहां प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित सामग्री से तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे सूती कपड़ा, गन्ना उत्पादन आदि ये सब। ठीक है ना जी हाँ। अब देखो वो खेती तो उसमें थी आपकी सेकंड, मैंने कहा कि गेहूं धान ये चीज उगा रहे हैं तो सेकंड में आएगा। अब इनसे और क्या क्या यहाँ पे आप मटेरियल बना रहे हैं वो थर्ड में आ जाएंगे। क्लियर है? थर्ड क्षेत्र इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यथा जैसा बैंकिंग है, बीमा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, पर्यटन है इत्यादि। ओके, इस तरह ये थर्ड क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब इसके इन पर 9 क्वेश्चन है। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना AMI कब से प्रभावी हुई? दिसंबर 2013, 2014, जुलाई 2014 या फिर अप्रैल 2014? यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे जी हाँ, ऑप्शन सी। जो कृषि विपणन की आधारभूत संरचना है जिसे हम AMI कहते हैं, वह वर्ष 2014 को आपकी क्या होती है भैया? स्टार्ट होती है। बहुत अच्छी बात है। अभी आगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये इकोनॉमिक्स का। ओके, भारतीय वर्तमान उद्योगों की नीति अधिक उन्मुख है किसके साथ में? अर्थव्यवस्था के अधिक नियमन की ओर, वैश्वीकरण की ओर, लोक क्षेत्र को बढ़ाने की ओर, या फिर इनमें सभी। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वैश्वीकरण की ओर यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट महत्व रखती है। बात करी वर्तमान औद्योगिक नीति
अधिक उन्मुख है। आपको बताइए आज का जो प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान, काफ़ी बढ़ोतरी पर है भैया। इतना अगर सर भी मैंने एग्जांपल्स दिया था कि अगर सब्जी हमने आज ही बोई है ना तो वो 4-5 दिन में रेडी हो जाएगी आपकी बाजार में जाने के लिए, ठीक है ना, उसे आप शेयर कर देंगे उसको। तो और भी बहुत औद्योगिक क्षेत्र विकास यहाँ पे निरंतरता बढ़ी रहे कि कैसे चाइना देखा है आपने कि भैया जो है बारिश करा देता है, ऐसे कीर्ति में नेचुरल नहीं हो रही तो ऐसे ही करा देता है। ये चीज़ें इन्होंने अब काफ़ी डेवलप की और अग्रसर है सारी यहाँ पे कंट्रीज़ की बात करें जो भी, ठीक है। देखो अगर हम बात करें भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य ये उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तीव्र करता है ताकि भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके जो विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकृत किया जा सके। आपको पता है कि सभी जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड जो है यहाँ पे संसार है, जितनी भी कंट्रीज है अपनी अपनी आय सारी चीज़ें उनकी मोस्टली यहाँ पे जब बजट तैयार होता है तो सारी चीज़ें आपकी आती है, पता चलता है कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो आपको पता है कि कौन देश ये चाहेगा कि मैं जब भैया राष्ट्रीय आय की गणना होगी यहाँ पे तो मैं पीछे रहूँ उससे, बताओ कोई चाहेगा? क्या यूएसए चाहेगा, क्या इंडिया चाहेगा, क्या चाइना चाहेगा, क्या यहाँ पे रूस वगैरह चाहेगा? नहीं ना, सब यही तो चाहेंगे कि मोस्टली हमारी भी राष्ट्रीय, जब राष्ट्रीय गणना होती है तो हमारी भी बेटर हो, बेस्ट हो। ओके, जब विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जिसे हमारी भी यहाँ पे राष्ट्रीय आय को एकीकृत किया जा सके, गिना जा सके। अब यहाँ पे आपका जो सेशन है वो है जीके-जीएस। फटाफट यहाँ पे जीके-जीएस का टेस्ट हम फाइनली करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीमाओं वाले देश की बात हुई है तो वो है यहाँ पे क्या? चीन। ओके, नेक्स्ट देखो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश क्या है भैया? चीन है। अगर हम बात करें जिससे 14 देशों की सीमाएं स्पर्श होती है और ये देश एक तो चीन से उत्तर कोरिया, रूस है, मंगोलिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अपना भारत, नल्ला पाकिस्तान, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, लाओस है और यहीं पर क्या है भैया? वियतनाम है। ये यहाँ पे वियतनाम है, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, मैंने बता दिया। तो भैया चीन के साथ में 14 देशों की यहाँ पे सीमा स्पर्श होती है। अपने भारत के साथ में तो सिर्फ और सिर्फ 7 देशों की सीमा स्पर्श होती है ओनली, ठीक है, और चाइना के साथ में भैया 14। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है ये बताना है। दुनिया का सबसे छोटा देश है कौन सा? वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। सेकंड क्वेश्चन है ना ये हमारा, देखो वेटिकन सिटी ये एक यूरोप महाद्वीप में है आपका स्थित और यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर यानी कि 108.7 एकड़ है बस, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन, ग्रेनेडा स्थित है। तो ग्रेनेडा कहाँ पर स्थित है? अरेबियन सागर, कैरेबियन, चीन या फिर इनमें से सभी, ठीक है, या फिर कोई नहीं आपका? तो ये है आपका कैरेबियन सागर। जो ये ग्रेनेडा है कहाँ पर स्थित है? ये आपका कैरेबियन सागर में क्या है भैया? स्थित है। आगे बढ़े, देखो जो ये ग्रेनेडा है दक्षिण पूर्व कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस से दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है जो ग्रेनेडा द्वीप और 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और इस देश की राजधानी क्या है? सेंट जॉर्ज है। तो ग्रेनेडा की राजधानी भी याद रखिए साथ ही साथ में। अभी फाइनली यहाँ पे स्वीडन की कैपिटल बतानी है, क्या है? स्वीडन। आपको पता है स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। क्या है भैया? स्टॉकहोम है। यहाँ पे स्क्रीन पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाना है। अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जितने भी हमारी ये कंट्रीज है जो दी हुई है, जैसे यहाँ स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, स्पेन है, लग्जमबर्ग है, फाइनली इन सबकी आप कैपिटल यहाँ पे देख लीजिए। ओके, स्वीडन की स्टॉकहोम है, स्विट्जरलैंड की बर्न है, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेन की बहुत इंपॉर्टेंट मैड्रिड। ओके, अब पूछा पता नहीं क्या आ जाएगा, किस देश की राजधानी टपक पड़े एग्जाम में, और एक क्वेश्चन तो भैया यहाँ से आएगा ही आएगा, ये पक्का है। जी हाँ, इसमें कोई ये नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इनमें से कौन सा एक यूरोपीय देश है? बुल्गारिया है, बेनिन है, सूडान है, घाना। तो बात करें यहाँ पे हम बुल्गारिया क्या है? एक यूरोपीय देश की श्रेणी में जो है अंतर्गत आएगा। एक्चुअली बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी क्या है यहाँ पे? बुल्गारिया की सोफिया है, और जबकि सूडान, बेनिन और घाना ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? सीधा सा ये क्वेश्चन बताना है भैया आपको। जो अजरबैजान है,
अजरबैजान, इसकी कैपिटल क्या है, बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाकू, जी हाँ, बाकू क्या है इसकी कैपिटल। देखो तो कैसे कैसे राजधानी होती है ना, कैसे कैसे नाम होते हैं। अब हमें बताना है किस देश की समुद्री सीमा जो है भूमध्य सागर पर नहीं है। किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। भी भूमध्य सागर ये क्या बला है, ये कहाँ पर है। अब ये पूरी क्या है भैया, पृथ्वी, बीच में ये इक्वेटर लाइन है जिसे हम भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं, फिर भूमध्य सागर कहते हैं, या फिर इसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो बस ये बताना है इस लाइन पे जो भी देश है वो समुद्री सीमा के अंतर्गत आएंगे, बाकी जो नहीं है वो नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेल्जियम है वो आपके भूमध्य सागर के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट, भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया जो है ट्यूनिशिया, अल्जीरिया और मोरक्को, ये सब देश है। जबकि बेल्जियम उत्तरी जो है आपका, बात करें, देखो एक मिनट, यहाँ पे यह उत्तरी सागर की सीमा पर क्या है आपका स्थित है, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है। पोलैंड, इटली, स्पेन या फिर यूनान, कौन सा है भैया, यहाँ पे बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है इटली। इटली क्या है, एक अल्पाइन देश है। एक्चुअली अल्पाइन देशों के प्रमुख देश इसमें इटली भी है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और लिechtenstein, मोनाको और स्लोवानिया और स्विट्जरलैंड, ये सभी अल्पाइन देश है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। कुल क्षेत्रफल की, एरिया की दृष्टि से बात करें, जो अपना भारत है वो 7वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर तो भैया रूस है यहाँ पे, ठीक है। और भैया 5वें नंबर पर है यहाँ पे क्या, ब्राजील, और अर्जेंटीना है भैया 8वें नंबर पे, ठीक है जी। चलिए फाइनली यहाँ पे देखो, ब्राजील विश्व में सबसे ज़्यादा कहवा उत्पादन करता है। अगर पूछे कहवा उत्पादन में सबसे टॉप नंबर पे कौन सी कंट्री है भैया, कहवा उत्पादन में टॉप नंबर पे ब्राज़ील रहेगी। और इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है ब्राज़ील को। ब्राज़ील में स्थित एक साओ पाउलो कहवा की मंडी है, जिसे सांटोस कहवा पत्तन के रूप में भी काफ़ी फेमस है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। अबू धाबी की कैपिटल बताना है क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे अबू धाबी की कैपिटल बताएंगे यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पे इसकी क्या है भैया, कैपिटल है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पे देखो, अभी अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की अबू धाबी है, नीदरलैंड की क्या है, एम्स्टर्डम है, क्या है, एम्स्टर्डम है, और दक्षिण कोरिया की सियोल है, इटली की क्या है कैपिटल, रोम है, ओके। अभी जस्ट आपके सामने एक टेस्ट यहाँ पे होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ, एक टेस्ट होगा आपके बीच में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, बहुत ही गजब का टेस्ट है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन बहुत खुदा एकदम मस्त वाले हैं। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था उस समय, तो यहाँ पर थे कौन, लॉर्ड लिनलिथगो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। चलो जानते हैं इसके बारे में कुछ। देखो अगर यहाँ पे हम लॉर्ड लिनलिथगो इसकी बात करें, एक्चुअली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय ये भारत के वायसराय रहे। फिर 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करा। फिर ब्रिटिश शासन को इन्होंने समाप्त किया महात्मा गांधी ने, और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्र पर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया इन्होंने। फिर गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो, यहाँ से भी पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो ये दिया महात्मा गांधी ने, इसे भी आप याद रखें, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका आह्वान किया महात्मा गांधी ने, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही करो या मरो को। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पीडीएफ आपको मुफ्त में मिल जाएगी, कुछ नहीं करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको नीचे ओके जो है टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फटाफट वहाँ से सभी ज्वाइन करें, और फटाफट जो है पीडीएफ को भी प्रोवाइड आपको कर दी जाएगी फ्री में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहने वाले थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर थे, ओके। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा किसने दिया भैया? महात्मा गांधी ने दिया।
किसने दिया भैया? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 के समय होता है तब दिया गया था। यह आंदोलन आपका कब होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। अब ये भारत छोड़ो का जो नारा है किसने लिखा था? तो ये यहाँ पे यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने लिखा। तो देखो तो 3-4 लाइन है, लेकिन हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा, हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इस पद का प्रस्ताव ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया, ठीक है। किसे भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था 1942 में। जी हाँ, बी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो जो आंदोलन है या फिर अगस्त आंदोलन इसे कहा जाता है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो यह आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? ये क्वेश्चन तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो यह आंदोलन भैया मुंबई में चलाया गया था। कहाँ पे भैया? मुंबई में। तो इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, और इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस वर्ष बात करें ब्लैंक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने कब? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने? किस जो है ईयर में बने, किस सन में बने? क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, और ये बने 1938 में। सी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं इनके बारे में भी। एक्चुअली इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता हुई जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने की। फिर इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी ने विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। इस तरह से देखो यहाँ पे चलता रहता था कि ये त्यागपत्र दे रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। फिर आपका यहाँ पे कि अब वो बनेगा, अब ये बनेगा, है ना। चलो, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक क्या है अग्रदूत था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भैया? भारतीय राष्ट्रीय फौज आपका। एक्चुअली आजाद हिंद फौज का सबसे पहले विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दी। अभी जो यहाँ पे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी रहते हैं, यहाँ पे आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को किसने दी? इंडियन जो है इंडिपेंडेंस लीग, तो रास बिहारी बोस ने दी थी। ध्यान रखना यहाँ पे इसको। नेक्स्ट और लास्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो भैया किस नेता को नेताजी कहा जाता है? आपको पता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है उसको यहाँ पे नेताजी भी कहा जाता है। ओके, चलिए अभी देखो एक साइड में उपनाम है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था, है ना, इस तरह से। तो सुभाष चंद्र बोस को भैया नेताजी कहते थे, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से संबोधित किया। इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक, जी हाँ यहाँ पे देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने की है, जो कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। लाइट बहुत डाउन हो चुकी है, जी हाँ लाइट बहुत डाउन, इसलिए देखो यहाँ पे कैसे डल, कोई बात नहीं, हम कैसे भी दिखे लेकिन लिखा हुआ अच्छा दिखना चाहिए बस। तो यहाँ पे बताइए आज का टेस्ट, आज का मैराथन महामैराथन क्लासेस आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी, मस्त मज़ा आया होगा। और जाते जाते यहाँ पे क्लास देखना न भूले, ये ट्रिक वाली है, यहाँ पे ये भी ट्रिक वाली है। और भैया लास्ट क्वेरी आपको बताइए हमारी, लाइक एड शेयर एड सब्सक्राइब की। सेशन अच्छा लगता है फटाफट सेशन को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और यहीं पर अगर आपको जितने भी दिन बचे हो उनमें ये इसी तरह के सारे ऐसे ही 50-50 टॉप यहाँ पे बढ़िया टॉप मस्त वाले महामैराथन चाहिए तो फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तभी जाके आपको यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन मिलेगा ऑल वीडियोस का। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।